जय जोश। दोस्तों, आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो हम इसमें जो सबसे पहला चैप्टर लेंगे है कि वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। और हम सभी जानते हैं कि सभी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है भारत में, जो पीटी के लिए जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसमें हम जो है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, केवल वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल कहानी की तरह सुनते जाएंगे, रटते जाएंगे। आपको जहां आवश्यकता हो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाइए, है ना। तो इससे जो है वो आपका एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, कि व्यापार हेतु जो है समुद्री मार्ग से आने वाले जो है प्रथम जो यूरोपीय कौन थे, ये क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो हम इसका क्या बोलेंगे कि ये पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली ही वो समूह है जो समुद्री मार्ग से जो है भारत आने वाले प्रथम समूह थे, है ना। पुर्तगाली याद रखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि समुद्री मार्ग की खोज जो है यूरोप से भारत आने के लिए जो है वो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है दोस्तों। और भारत आगमन जो हुआ वास्को डिगामा जी का, उनका 17 मई 1498, ठीक है, 1498, है ना। 17 मई 1498, ठीक है। ये वास्को डिगामा जी इस 14 मार्च को जो है वो समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, ठीक है। और वो रास्ता उनको जो है वो यूरोप से लेकर के भारत आने का उनको पता चलता है ना। तो हम आगे की पॉइंट की ओर चलते हैं। तो जब वास्को डिगामा भारत पहुंचे तो जो कालीकट बंदरगाह है वो वहाँ आए थे। और कालीकट बंदरगाह पर जो है उनका स्वागत जो है वो जो स्थानीय शासक थे वहाँ के, जमोरीन, है ना, तो उनके द्वारा किया गया था। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका स्वागत किसने किया था। तो जमोरीन जो स्थानीय शासक थे उन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कि पुर्तगालियों ने भारत में जो है कोचीन में, जिसे आज कोच्चि कहा जाता है, नाम चेंज हो गया, कोचीन से कोच्चि हो गया है। तो कोचीन वो जगह है जहाँ पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी जो है स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय जो है वो फ्रांसिस्को द अलमीडा है ना। फ्रांसिस्को द अलमीडा है, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय है जो भारत में नियुक्त हुआ, उनका नाम क्या है, तो फ्रांसिस्को द अलमीडा। ये 1505 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाँ, भारत में जो है कई सारी देन जो है, जैसे तंबाकू की खेती जो है ना, ये पुर्तगालियों द्वारा ही लाई गई थी, है ना। उसके बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग छपाई खाना जो है, प्रिंटिंग प्रेस से को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है ये पुर्तगालियों द्वारा गोवा में 1556 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। हिंद महासागर में जो है व्यापार करने के लिए जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, शांत या नीले जल की नीति भी कहा जाता है इसे, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को द अलमीडा, फ्रांसिस्को द अलमीडा ने शुरू की थी। ठीक है, फ्रांसिस्को द अलमीडा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जो है इन्हें नोट डाउन करते रहें ताकि जो है आप इसका बार बार रिवीजन कर सकें। वीडियो भी बार बार देख सकते हैं आप, है ना। तो इस प्रकार और इससे जो पॉइंट्स है वो शायद ही कोई बाहर जाए। ठीक है दोस्तों। तो हिंद महासागर में जो है व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत या नीले जल की नीति जो है ये फ्रांसिस्को द अलमीडा ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो चलते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक जो है पुर्तगाली शक्ति का वो अलबुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अलबुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नाम याद रखेंगे, अलबुकर्क। ठीक है दोस्तों। तो गोवा को जो है पुर्तगालियों ने औपचारिक मुख्यालय बनाया, है ना। तो उस समय जो वायसराय थे नीनो डी कुन्हादी,
निनो डी कुन्हा, है ना, नाम है उनका निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा ने जो है वो गोवा को पुर्तगालियों का जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गोवा को जो है पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, निनो डी कुन्हा, नाम याद रखेंगे, निनो डी कुन्हा। ठीक है दोस्तों, फिर हम एक बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर पर जो है एक तरीके से अधिकार कर लिया था, और काफ़ी जो उनकी नौसेना थी काफ़ी शक्तिशाली थी समुद्र में, है ना। वो इतनी शक्तिशाली थे कि उस समय के जो सम्राट थे भारत के, जो मुगल सम्राट थे, है ना, जो मुगल बादशाह थे, है ना, वो अकबर जो थे उनको भी जो है वो कारतूस देना पड़ता था पुर्तगालियों को, तब वो सफ़र कर पाते थे। तो पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण के लिए जो है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, है ना, कार्तेज जनरली हम इसको बोलते हैं कार्तेज पद्धति, है ना। तो ये जो है ये पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी, है ना। ये किसी दूसरे को व्यापार करने ही नहीं देते थे, और ये समुद्र में आने जाने के लिए भी जो है ये टैक्स लेते थे, है ना। तभी वो कोई भी जो है दूसरा लोगों का जो है नाव, वो जो है समुद्र में जहाज जो है वो चल पाता था। ठीक है, और बिल्कुल एक कब्जा था समुद्र पे इनका, पुर्तगालियों का। कार्तेज पद्धति इसे कहते हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों के पश्चात जो है भारत में व्यापार करने जो आने वाले लोग हैं वो है डच, है ना, डच। तो डच जो हम बोलते हैं, डच कहाँ के निवासी हैं, तो डच जो है वो हॉलैंड के निवासी हैं, है ना। लेकिन अब हॉलैंड का नाम बदल गया है, हॉलैंड का जो वर्तमान नाम है वो नीदरलैंड हो गया है। ठीक है, हॉलैंड का नाम बदल गया है और जो है वो नीदरलैंड हो गया है, ये याद रखेंगे दोस्तों, है ना। फिर हम देखते हैं कुछ यहीं पर, जैसे कि वास्को डिगामा ने को कहा था कि खोज करता है, भारत को खोजा था उन्होंने, है ना। भारत तो खोजा था समुद्री मार्ग से, इस बात को याद रखेंगे कि यूरोप जो है भारत से परिचित रहा है, जो है वो भूमि मार्ग से परिचित रहा है, बहुत प्राचीन काल से ही परिचित रहा है। रोमन व्यापार जो है वो काफ़ी प्राचीन समय में भी होता रहा है, लेकिन जो है समुद्री मार्ग की खोज जो है ना, वास्को डिगामा समुद्र मार्ग से खोज करते हैं भारत की, इसलिए उनको खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है समुद्र मार्ग से कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, है ना। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की जो खोज है वो तस्मान नामक नाविक ने की थी, है ना। और केप ऑफ गुड होप जो है उसकी खोज जो है, जो दक्षिण अफ्रीका के नीचे है, केप ऑफ गुड होप जो है ना, उसको बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है दोस्तों, हम एक देखते हैं कि भारत में कंपनियों का आगमन किस तरीके से होता है, विदेशी कंपनियों का आगमन किस तरीके से होता है। तो यहाँ दो चीजें ध्यान में रखें कि उनकी स्थापना का क्रम क्या है और उनके आने का क्रम क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसे एस्तादो द इंडिया भी कहते हैं, है ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया भी बोलते हैं, वो किस देश के थे, तो नाम पुर्तगाल लगा हुआ है तो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, स्थापना इनका हुआ था 1498 को, है ना। 1498 को वास्को डिगामा इसी साल जो है समुद्र मार्ग की खोज जो है वो यूरोप से भारत आने के लिए करते हैं, है ना। तो 1498, है ना। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है इनकी कब लगी पुर्तगालियों की, तो ये कोच्चिन में लगाया है इन्होंने, कोच्चिन में जो है जिसे आज कोच्चि कहते हैं, वहां पर प्रथम फैक्ट्री लगाई है इन्होंने। ठीक है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होती है। देखिए स्थापना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ भारत आगमन की बात नहीं, स्थापना कब हुई, तो स्थापना जो है वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के जस्ट बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। ठीक है, 16 ईस्वी में जो है वो स्थापना हो गई है, लेकिन भारत आगमन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है स्थापना में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। ठीक है, और जो भारत जो इनका जहाज आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1608 में आता है, और सूरत में जो है ना, वो अस्थायी रूप से ये कारखाना निर्मित करते हैं, है ना। और 1600 जो है वो 12 के लमसम में, कहीं कहीं 1613 भी देता है ना, वहाँ पर जो है ये अस्थायी जो है अपना ये कारखाना सूरत में बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत में जो है वो 1611 ईस्वी में बना। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे, सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसे आप नोट डाउन करते जाएं और वीडियो पॉज कर लें, इसको लिख लें, है ना।
और इसे सुनते भी जाएं, आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे कि यूनाइटेड, अब तीसरा जो है कि तीसरा किस कंपनी का स्थापना होता है, तो पहले स्थापना में पहला है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरे में जो स्थापना का नंबर आता है। अभी हम भारत आगमन की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनियों की स्थापना की बात कर रहे हैं, है ना, कि जो भारत में आने वाली विदेशी कंपनियां थी उनका स्थापना क्रम क्या है। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, है ना, यानी कि हॉलैंड वाली कंपनी, है ना, जिसको आज वो नीदरलैंड कंट्री का नाम हो गया है ना। तो ये 1602 में हुआ था। ठीक है, ये लोग मसूलीपट्टनम में आकर के अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं वहां पर, कारखाना की, है ना। फिर हम देखते हैं कि चौथे नंबर पर कौन है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क की कंपनी है, ये 1616 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर, है ना। और ये ट्रैंकोबार जिसको बोलते हैं, त्रावणकोर आज हम उसका नाम हो गया है बदल करके। तो प्रथम फैक्ट्री जो है ट्रैंकोबार में लगी थी, किसकी, डेनिस की, यानी डेनिस यानी कि डेनमार्क की। ठीक है दोस्तों, फिर जो है पांचवें स्तर पर जो है ये सबसे अंतिम में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था 1664, 1664 में। ठीक है, 1664 में। ठीक है, और भारत में प्रथम फैक्ट्री जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की लगी थी वो सूरत में लगी थी। ठीक है, ये स्थापना क्रम है कि पहले नंबर पर पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरे नंबर पर जो है वो नीदरलैंड की कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, है ना, हॉलैंड। ठीक है, और जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर जो फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है, अब हम आगमन की चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान बिल्कुल देना है, यहाँ पे आगमन की चर्चा करते हैं कि भारत में कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है। यह स्थापना का क्रम हो गया, अब आगमन का क्रम जो देखते हैं, तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम जो है, पहले तो पुर्तगाली ही है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पर डच है यहाँ पे, है ना, यहाँ ब्रिटिश नहीं है, डच है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर डच है, और तीसरे नंबर पर जो है वो ब्रिटिश है। ठीक है, चौथे नंबर पर फिर डेनिस है, डेनिस है चौथे नंबर पर, है ना, और जो है वो पांचवें नंबर पर जो है वो फ्रांसीसी हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी हैं, और अंतिम में जो है वो स्वीडिश कंपनी आती है भारत में, है ना। तो छठे नंबर पर स्वीडिश कंपनी है ना, स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है, आगमन क्या क्रम क्या है भारत में, तो पुर्तगाली पहला है, और दूसरा डच है, तीसरा ब्रिटिश है। ठीक है, और तीसरा जो है वो ब्रिटिश है ना, और चौथा जो है वो डेनिस है, डेनमार्क वाली कंपनी। ठीक है, और जो है पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी है, और छठे नंबर पर जो है वो स्वीडिश है, स्वीडन की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये भारत यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम है। ठीक है, पुर्तगाली पहले, उसके बाद डच है, उसके बाद हमारी अंग्रेजी कंपनी है ना, अंग्रेजी कंपनी के बाद जो ब्रिटिश की कंपनी है, फिर उसके बाद जो है वो डेनिस है। ठीक है, डेनिस याद रखेंगे, डेनमार्क की कंपनी, फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसी है, और अंतिम में जो है स्वीडन की कंपनी स्वीडिश है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों में कि भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम जो है 1498 में प्रवेश किया। जो सबसे पहले आई है कंपनी, वो भारत में सबसे अंतिम में गई भी है, इस बात को याद रखना है। वो 1961 में, 1961 में जो है वो भारत में सबसे अंत में पुर्तगाली लोग ही गए हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आता है, सबसे अंतिम में जो कंपनी है कौन से गए, तो पुर्तगाली लोग ही जो है भारत में सबसे 1961 में ये गए हैं। ठीक है, अंग्रेज 1947 में चले ही गए थे, है ना। अब दूसरा पॉइंट की चर्चा करते हैं इसमें कि जो है जनरली जो यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन होता था तो व्यापार के लिए होता था, और व्यापार में वो मसाले का व्यापार प्रेफर करते थे, है ना। लेकिन एक कंपनी है जो मसालों के व्यापार को प्रेफरेंस ना दे करके उन्होंने कपड़ों के व्यवसाय को यहाँ पर प्राथमिकता दी। ठीक है, तो वो जो है वो डच है ना, डच, वही हॉलैंड कंट्री की, जिनका नाम आज बदल कर नीदरलैंड हो गया है ना। तो डच कंपनी जो है वो जो है कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डचों ने ही संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी, भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, की जो स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में हुई है, तो उसमें भारत में सम्राट कौन है ना। तो भारत में जो बादशाह है, मुगल बादशाह है, तो वो अकबर है, इस बात को याद रखेंगे, वो मुगल बादशाह अकबर है। ठीक है, और जो है कि जहांगीर जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर के, नेक्स्ट पॉइंट में, मुगल बादशाह जहांगीर के काल में जो है ब्रिटिश सम्राट जो थे उस समय, जेम्स प्रथम। ठीक है, तो जेम्स प्रथम का ने दूत भेजा जहांगीर के दरबार में, है ना।
तो वो कौन थे? तो वो है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस प्रेशर कुकर से याद हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तो ये जहांगीर के दरबार में जो है ये दूध बनकर आए थे ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना तो मसूलीपट्टनम में खुला था, दक्षिण भारत में, ठीक है, 1611 में, ठीक है। और प्रथम जो है वो ये अस्थायी कारखाना था, मसूलीपट्टनम जो 1611 में खुला वो अस्थायी कारखाना था, ठीक है, वो परमानेंट नहीं था, है ना, परमानेंट नहीं था। जो परमानेंट कारखाना खुलता है अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का, है ना, तो प्रथम अस्थायी कारखाना ये सूरत में खुला, ठीक है। कहीं कहीं 1612 दिया है, कहीं कहीं 1613 दिया है ना, वो ऑप्शन देकर के आप एग्जाम में मारेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेजी गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर थे, है ना, तो उसको औरंगजेब ने उनकी बदतमीजियों के कारण जो है इनके आदेश को न मानने के कारण औरंगजेब ने जब देखा कि मेरे आदेश को नहीं मान रहे हैं ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, है ना, तो उसके गवर्नर को जो है निष्कासित कर दिया था। तो उनका नाम जो है वो है सर जॉन चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, सर जॉन बच्चा, सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि फर्रुखसियर जो है के बारे में चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह हुए, है ना, उत्तरोत्तर जो मुगल काल है उसमें, तो इसमें जो है कि फर्रुखसियर जो सम्राट थे मुगल बादशाह की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, है ना, कुछ बीमारी हो गई थी, लाइलाज थी, तो उस बीमारी का निदान जो है एक ब्रिटिश डॉक्टर करते हैं, है ना, हैमिल्टन, उनका नाम है, हैमिल्टन ने उपचार किया था जहां इनका फर्रुखसियर का, है ना, तो उसी के एवज में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1717 में 1717 में एक महाधिकार पत्र, है ना, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इसे, है ना, महाधिकार पत्र जारी किया गया। उसमें कई सारी सुविधाएं दी गई फर्रुखसियर को, फर्रुखसियर ने दी, किसको दी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। क्यों? चूंकि हैमिल्टन ने जो है वो विश्वास जीत लिया था फर्रुखसियर का, इस कारण, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम कि 1661 में, है ना, 1661 में क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का की शादी होती है ना, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी हुई। किन की शादी हुई? तो शादी हुई इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने दहेज में जो है वो भारत में जो बम्बई द्वीप था उसे दहेज में दे दिया। किसे दे दिया? तो चार्ल्स द्वितीय जी को दे दिया, है ना, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ठीक है। तो 1661 में जो हुआ, विवाह हुआ और दहेज के रूप में बम्बई दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। तो चार्ल्स द्वितीय ने जो है बम्बई द्वीप को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में, ठीक है, 1668 में जो है वो 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के जो है वो बम्बई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। 10 पाउंड वार्षिक, एक वर्ष में 10 पाउंड दीजिए और है ना आप ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से व्यापार कर सकती है ना, तो ये अधिकार दे दिया। हम फिर देखते हैं कि कुछ जो पीटी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक कौन है ना, कि जो है वो संस्थापक कौन है शहर के। तो जैसे कि कलकत्ता को जो की स्थापना करने वाले हैं वो जॉब चारनाक हैं, ठीक है, जॉब चारनाक हैं, ठीक है। मद्रास की स्थापना करने वाले कौन है? तो फ्रांसिस डे है, फ्रांसिस डे है, ठीक है, फ्रांसिस डे है। फिर हम दोस्तों हम देखते हैं कि जो है नई दिल्ली की स्थापना में किनका सबसे बड़ा योगदान है? तो वो है एडविन लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, ठीक है दोस्तों, हर्बर्ट बेकर, है ना, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। वो संसद वाला जो पूरा इलाका है ना, जो पूरी दिल्ली का जो नक्शा खींचा तो एडविन लुटियंस का बहुत बड़ा हाथ है उनका, है ना, राष्ट्रपति भवन ये सब जो है बनाने में, है ना, उनका जो नक्शा बनाया है किन्होंने? तो वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। बम्बई के लिए किनका नाम आता है कि स्थापना संस्थापक कौन है? तो कहा जाएगा गेराल्ड आंगियार, ठीक है, गेराल्ड आंगियार, गेराल्ड आंगियार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों हम कि बिहार से जो यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम शोरा,
है ना, और अफीम की प्राप्ति होती थी। बिहार से क्या प्राप्ति होती थी? दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी, है ना, इस बात को याद रखेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है ना, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है 1664 में जो भारत आई थी, तो उनका श्रेय जो दिया जाता है वो कोलबर्ट को दिया जाता है, कोलबर्ट को दिया जाता है, ठीक है, कोलबर्ट याद रखेंगे, है ना। 1664 में कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी जो भारत आई थी उसका निर्माण में ये बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। अब जो फ्रांसीसी कंपनी बनी 1664 में, तो उसमें फ्रांस के जो है वो सम्राट कौन थे? तो लुई 14वां थे, लुई 14, ठीक है, लुई 14, ठीक है, लुई 14 याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री बनी सूरत में 1668 में बनी थी, है ना, तो उसका निर्माण जो है वो फ्रैंक कैरो के द्वारा किया गया था। फ्रैंक कैरो ने ही स्थापना की थी वो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत वाली, है ना, 1668 में बनी थी, ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, है ना, काफी प्रतिभावान थे डुप्ले, तो जो राजाओं के बीच में झगड़े का लाभ उठाकर जो दो राजा अगर लड़ रहे हैं भारत में, तो उनके झगड़ों के बीच में मध्यस्थता करके उनके बीच में जो है फायदा उठा करके जो है जमीन हड़पने की नीति जो है, ये शुरुआत जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ही की थी, है ना। तो जो है ये किस लिए किया गया था इनके द्वारा? तो भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, कारण किसी को एक को मदद कर दिया, है ना, तो क्या कर लिया कि हम आपसे तरफ से सपोर्ट करते हैं, आप लड़िए, है ना, जो अगर वो जीत जाता है तो फिर वो उसे कुछ जमीन का हिस्सा ले लेगा, है ना, डुप्ले। तो इस तरीके से जो है ये पहली नीति जो थी इस तरह की वो डुप्ले ने चलाई थी, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और इसी नीति का जो है बेस्ट प्रयोग जो है वह ना वो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, है ना। तो ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। फिर क्या है कि जो फ्रांसीसियों के द्वारा जो है पौंडीचेरी में फोर्ट लुई नाम से एक किला बनाया गया। अब देखिए फोर्ट लुई नाम से किला बनाया गया, तो हम यहाँ याद रखेंगे कि फोर्ट लुई जो है ना, चूंकि लुई 14वें के काल में फ्रांसीसी कंपनी जो है जो भारत आई थी उसका निर्माण किया गया था, है ना, तो फोर्ट लुई पौंडीचेरी में बनाया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अब पांडिचेरी जो है का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो है वो फ्रैंको मार्टिन थे, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि एक जगह है सौली, है ना, तो पुर्तगालियों को जो है उस सौली जगह पर जो है ना, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट, अंग्रेज अधिकारी का नाम है थॉमस बेस्ट, ने पराजित किया था, ठीक है, सौली नामक जगह पर पुर्तगालियों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि वांडीवास के युद्ध में, है ना, वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध में जो था अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित कर दिया था, और फ्रांस को कहीं ना कहीं फ्रांस की कमजोरी जो है इसी युद्ध के बाद से झलकनी शुरू हो जाती है। 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ उसी के समय से। एक और है कि 1759 जस्ट एक साल पहले 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ है, ठीक है, तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ, है ना, और ये डच एवं अंग्रेज थे। तो बेदरा के युद्ध के बाद जो है डचों की शक्ति जो है काफी कमजोर हो जाती है भारत में, इसलिए बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1759 में हुआ, और जो है डच एवं अंग्रेज के बीच में लड़ाई हुई, और अंग्रेज जो है बिल्कुल इसमें हावी हो गए डचों के ऊपर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कर्नाटक का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया, तो कर्नाटक का युद्ध जो है वो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच में लड़ा गया, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध। और प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है वो किस संधि से समाप्त होती है, ये बराबर पूछा जाता है, तो एक्स ला सेपल की संधि से समाप्त होती है, और एक्स ला सेपल की संधि जो है वो कब हुई थी, तो वो 1748 को हुई थी, 1748 को हुई थी, ठीक है दोस्तों, 1748 को हुई थी। अब हम थोड़ा प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तीन कर्नाटक युद्ध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1746 से 48 2 साल चला, 1746 से लेकर 48 तक, है ना दोस्तों। हम देखते हैं कि ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर एक का समर्थन जो है वो फ्रांस कर रही थी, तो दूसरे का समर्थन जो है वो अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ संधि हुई, ये अनिर्णित रहा था युद्ध, फैसला नहीं हुआ था कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इसकी समाप्ति जो हुई थी वो एक्स लास्ट शैपल संधि के द्वारा
हुई थी। अब द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है वो 1751 से लेकर के 55 के बीच में हुई थी, है ना। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध इसे बोला जाता है कि अब कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए जो है दो पार्टी खड़ी हो गई, यानी कि मेरा पार्टी का जो है वो उत्तराधिकार राजा बनेगा, दूसरे गुट जो कह रहा है कि मेरे गुट का जो है वो राजा बनेगा। तो इसमें फायदा उठा करके जो है अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं दोनों जो है अपने अपने फायदे के लिए जो है वो लड़ते हैं, और पांडिचेरी की संधि के साथ जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है ना। और यहाँ ब्रिटिश जो है वो काफी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। अब हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है इसका कारण जो था, ये पहले समय जानते हैं कि 1758 से 63, ठीक है, 1758 में शुरू हुआ और 1763 में खत्म हुआ, है ना। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था, है ना, और औपनिवेशिक कारण जो था इसका, है ना, ये भी कारण था, सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, ये दोनों कारण रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है कि पेरिस संधि से ये समाप्त होता है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस संधि से समाप्त हुआ, और ये हुआ कब था, तो 1763 को हुआ था दोस्तों, है ना। और यहाँ क्या होती है कि फ्रांस की पराजय हो जाती है। तो तीन कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ एक्सला-सैपल की संधि से समाप्त हुआ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ पांडिचेरी के जो संधि के साथ समाप्त हुआ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस संधि, है ना, पेरिस 1763 में पेरिस संधि के साथ जो है ये समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग है यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में ढेर सारे पॉइंट जान चुके हैं, है ना। ओके दोस्तों, आप जो है मेरे साथ बने रहें, है ना। पूरा हिस्ट्री हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, जय जोश।